गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने लास्ट लेक्चर में टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स की थी। अब हम अपने लेक्चर में नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स करेंगे। नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं? फर्स्ट आता है हमारे पास जिसमें करों को छोड़कर, टैक्सेस को छोड़कर अन्य सोर्सेज से हमारे पास इनकम जनरेट होती है, लाइक इंटरेस्ट, आपका डिविडेंड, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आता है आपके पास फीस, लाइसेंस एंड परमिट। कहने को लाइसेंस और फीस और परमिट एक जैसा सही नाम होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। कैसे डिफरेंट होते हैं? फीस जो होती है वो किसी भी व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली कोई भी सर्विस के रूप में जो होती है उसके बदले ली जाती है। जैसे अगर भूमि की रजिस्ट्री करा रहे हैं, किसी ने कोई ज़मीन वगैरह खरीदी है और उसकी रजिस्ट्री करानी है, तो उस रजिस्ट्री की फ़ीस जो लगती है। अगर किसी का जन्म हुआ है या किसी की मृत्यु हुई है, तो बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट बनवाने में जो फ़ीस लगती है वो आती है इसके अंदर। पासपोर्ट की फ़ीस आती है इसके अंदर। तो ये सारी फ़ीस इसके अंदर ही आती है। और फ़ीस को पे करना एक कंपल्सरी जो है लाइबिलिटी है। जो कोई भी इन सर्विसेज को लेना चाहता है उसे फ़ीस देनी ही पड़ेगी। फ़ीस भुगतान करने वाले को विशेष लाभ पहुंचाती है। इसका सामान्य उद्देश्य भी होता है, इसमें सामान्य लाभ का उद्देश्य भी होता है। फीस व्यापारिक सेवा का भुगतान नहीं है। व्यापारिक मतलब फीस जो है वो प्रशासन या न्याय संबंधी सेवाओं का भुगतान है। फीस की रकम उसके बदले में दी जानी चाहिए जो सेवा की लागत के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, लाइसेंस एंड परमिट। लाइसेंस एंड परमिट क्या है? जब कोई भी कार्य की अनुमति की लेनी हो या परमिशन लेनी हो तो उसके बदले में जो फ़ीस दी जाती है वो आती है। लाइक ड्राइविंग लाइसेंस में जो फ़ीस वगैरह लगती है, इंपोर्ट में जो लाइसेंस लगता है, वो लाइसेंस में जो फ़ीस दी जाती है वो आपका लाइसेंस और परमिट के अंडर आती है। अगला है आपका स्ट्रीट। स्ट्रीट में क्या होता है? जो लोग मतलब इसमें गवर्नमेंट की इनकम कैसे है? जब लोग अपना कोई भी संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं बनाते, मतलब उनकी संपत्ति है, आज उनकी डेथ हो गई है और उसके बाद उसको कोई भी यूज़ करने वाला उसका लीगल हेयर नहीं है, तो उस केस में वो क्या कही जाएगी? लावारिस संपत्ति कही जाती है और वो गवर्नमेंट की हो जाती है। ठीक है, अगला है स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट क्या होती है? किसी जैसे सड़क निर्माण वगैरह करने में या फिर कुछ सीवर वगैरह भी खुलवाने में या फिर नालियों वगैरह का निर्माण कराने में जो भी खर्चा होता है उसके बदले में जो भी वहाँ के लोगों से इकट्ठा किया जाता है पैसा, वो क्या होती है? स्पेशल असेसमेंट। अगला है फाइन एंड पेनल्टीज़। अगर कोई भी गवर्नमेंट का रूल वगैरह तोड़ देते हैं, जैसे जो ये होती है रोड वगैरह पे, लाइसेंस वगैरह पे हेलमेट वगैरह नहीं लगा रखे होते हैं, मतलब जो भी इनके बदले में जो भी उन्हें पे करना पड़ता है, पेनल्टी वगैरह, फ़ाइन वगैरह, वो सब इसके अंदर आता है। अगला है इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस। पब्लिक एंटरप्राइजेस मतलब पब्लिक के थ्रू जहाँ से आपकी इनकम हो रही थी। जैसे इंडियन ऑयल, पहले गवर्नमेंट की इनकम यहाँ से हो रही थी, लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया, उसको भी सोल्ड आउट कर दिया, वहाँ से अपनी पार्टनरशिप, अपनी मेंबरशिप हटा ली, तो इसलिए वो भी अब क्या बन गया? प्राइवेट बन गया। तो यहाँ से गवर्नमेंट को अब कोई इनकम नहीं होगी। ठीक है, अगला है गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स में सरकार को प्राप्त होने वाले उपहार भी एक स्रोत है। जैसे भूकंप, बाढ़ वगैरह आने पर जो भी WHO और यूनेस्को से जो भी मिलता है वो सब इसमें क्या होती है? एक तरीके से नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर आती हैं। ठीक है, अगला है कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स में भी आपकी दो विशेषताएं पाई जाती हैं। उसमें गवर्नमेंट कुछ भी पे करने के लिए लायबल नहीं होती थी, लेकिन इसमें गवर्नमेंट सरकार द्वारा लिए जाने वाले ऋण, मतलब क्या होता है, इसमें वो ऋण लेती है और उसको वापस किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? पूंजीगत प्राप्तियां कहते हैं। दूसरी चीज़, इसमें जो सरकार ऋण लेती है उससे उसकी एसेट्स कम होती है। वहाँ कम नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ पे कम होती हैं। तो ये होती हैं आपकी कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स अब आपकी 3 तरीके की होती हैं। फर्स्ट आती है रिकवरी ऑफ लोन, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़ और अदर रिसिप्ट्स। रिकवरी ऑफ लोन के अंदर क्या आता है? सरकार द्वारा दिए गए ऋण की वो परिसंपत्तियां हैं, इसलिए ऋणों की वसूली करने में उनकी परिसंपत्तियां जो होती हैं वो कम होती जाती हैं, इसीलिए इसको क्या माना जाता है? पूंजीगत प्राप्ति माना जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है बोरोइंग्स। बोरोइंग्स में क्या आता है? जब उधार देने के बदले में जब हमारी एसेट्स का निर्माण होता है, परिसंपत्तियों का निर्माण होता है, तो उसे उधार लेने के फलस्वरूप वो देयता भी तो उत्पन्न होती है ना, उसे वापस भी तो करना पड़ता है। तो इसलिए इसमें स्रोतों से उधार लेती है सरकार, कब? सामान्य जनता से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से और आपकी RBI से।
ठीक है, ये इन सब से लेती है। तीसरी चीज़ आती है अदर रिसिप्ट्स। अदर रिसिप्ट्स में क्या होता है, जब वो डिसइन्वेस्टमेंट कर देती है, जहाँ वो इन्वेस्ट कर देती है वहाँ से वो वापस पैसा निकाल लेती है, उनकी बिक्री से पैसा निकाल लेती है, तो वो प्राइवेटाइजेशन कर देती है, तो वो क्या होता है, वहाँ से भी आपकी रिसिप्ट्स आती है। ठीक है, ये थी हमारी बजट रिसिप्ट्स जो कि कंप्लीट हो चुकी हैं। अगला टॉपिक है बजट्स एक्सपेंडिचर्स। बजट एक्सपेंडिचर्स में क्या होता है, जब एक वित्तीय वर्ष में सरकार जो भी खर्चा करती है एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर, एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के अंदर, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है आपका 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक, वो सब इसमें आता है। ठीक है, इसमें दो टाइप आते हैं इसके, एक तो आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, ये एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं वो किसी भी तरह की गवर्नमेंट के लिए एसेट क्रिएट नहीं करते, मतलब इसमें वृद्धावस्था पेंशन वगैरह, तनख्वाह वगैरह, इन सब पर खर्चा किया जाता है, तो ये किसी भी तरह की परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते, एसेट्स को क्रिएट नहीं करते। दूसरी चीज़, एक्सपेंडिचर्स डू नॉट कोज एनी रिडक्शन इन द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट भी कोई भी लाइबिलिटी को जो है वो इसे वो एक्सपेंडिचर नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें जो है वो सब कुछ सरकार एक वित्तीय वर्ष में इसको देना ही पड़ता है और उससे वित्त परिसंपत्तियों का निर्माण होता है सरकार की। अगला आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थे, अब आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में फर्स्ट आता है द क्रिएट एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट। जैसे सरकार द्वारा किसी घरेलू तथा बहुराष्ट्रीय निगम के अंदर शेयर खरीदना पूंजीगत व्यय है, तो इससे वो खरीदेंगे तो उनके पैसे तो कम होंगे लेकिन उसके साथ साथ उनकी परिसंपत्तियों में वृद्धि होगी। दीज एक्सपेंडिचर कोज रिडक्शन इन द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। फिर उससे क्या होगा, वो उसकी लाइबिलिटी में कमी आएगी, पूंजीगत खर्चा है क्योंकि, तो उसकी लाइबिलिटी में कमी आएगी। ठीक है, तो ये है उसकी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। अगला है अदर टाइप्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर्स। तो ये अदर टाइप्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर्स में डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स की डेवलप करने के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए जो खर्चा किया जाता है। दूसरा नॉन डेवलपमेंट में, नॉन डेवलपमेंट में क्या हो गया, जिस पर सामाजिक कल्याण के लिए जो खर्चा ना किया जाता हो, जैसे वृद्धावस्था पेंशन वगैरह और करों के एकत्रीकरण के लिए, पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए, तो इससे क्या होता है, ये सब नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है जिससे सामाजिक कल्याण नहीं होता। तीसरी चीज़ है प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर में क्या आता है, जो भी योजनाएं वगैरह बना रहे हैं उसके लिए जो भी खर्चा किया जाएगा वो सब इसके अंदर आता है, जैसे स्वास्थ्य वगैरह के, शिक्षा वगैरह के अंदर। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स जो होता है वो जो कभी भी हो सकता है, मतलब ये इसके लिए क्या नहीं करना पड़ता, इसमें मतलब निवेश के लिए खर्चे में शामिल नहीं किया जाता है। इसमें मतलब ये है कि उसमें प्लान किया जाता है लेकिन इसमें कोई प्लान नहीं किया जाता और कभी भी इनका ब्याज वगैरह का भुगतान मोटे तौर पर इसमें योजनेतर व्यय माना जाता है इसको। ठीक है, तो ये थे हमारे एक्सपेंडिचर्स। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। अगला टॉपिक है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर्स। इंक्रीज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर्स को बढ़ाएंगे, जैसे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सोशल जो डेवलपमेंट है वो होगी, अगर सामाजिक कल्याण होगा तो फिर इससे क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी। दूसरी चीज़ इकोनॉमिक वेलफेयर। अगर इकोनॉमिक वेलफेयर, जितना हम महिलाओं के लिए, पिछड़ी जातियों के लिए खर्चा करेंगे उतना ही हमारी इकोनॉमी वेलफेयर में आएगी। क्यों, क्योंकि इनकम्स बढ़ेंगी और इनकम्स बढ़ेगी तो जीडीपी होगी, तो इकोनॉमी वेलफेयर होगा। इससे फिर और क्या होगा, डिप्रेशन कम होगा और अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी हमारी, तो इससे भी हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा। रिडक्शन इन इक्वालिटी, जो हमारी माइनॉरिटी ग्रुप्स वगैरह थे, जो और चीज़ें थी, बेरोज़गारी वगैरह थी, इससे क्या आएगी, हमारी इनइक्वालिटीज़ जो हो रही थी उससे उसमें कमी आएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, फिर सब कुछ इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था बजट एक्सपेंडिचर्स और बजट इनकम्स, रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर से रिगार्डिंग। अब अगला टॉपिक है बजट डेफिसिट का, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बता देना, क्योंकि इस चैप्टर से आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।